नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में विश्व के भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का सबसे पहला टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। यानी आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो विकल्प में तिथियां दी गई हैं, इसमें किस तिथि पर दोपहर के समय आपकी जो छाया बनेगी, यानी आपका जो शैडो होगा, वो सबसे छोटा होगा। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, 21 जून को। यानी 21 जून की तिथि को दोपहर के समय जो आपकी छाया बनेगी, वो सबसे छोटी बनेगी। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसे क्या परिस्थिति है कि 21 जून को दोपहर के समय जो आपकी छाया बनेगी, वो सबसे छोटी होगी। इस बात को समझने के लिए कुछ बेसिक बातों पर भी चर्चा होना आवश्यक है। देखिए, ये बात आप सभी जानते हैं कि जो विषुवत रेखा है, जिसको आप 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। देखिए, जो विषुवत रेखा है, इसको 0 अंश अक्षांश रेखा या इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसका जो उत्तरी भाग होता है, इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। हम लोग अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं 21 मार्च से। क्लियर है? तो देखिए, 21 मार्च को बसंत विषुव के समय सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी 21 मार्च को सूर्य इस विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और सर्वत्र दिन और रात क्या होंगे? बराबर होते हैं। फिर पृथ्वी के अच्छी झुकाव और उसकी परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर जो कर्क रेखा है, 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। और जब 21 जून आता है तो कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। ये बात तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की क्या कर रही है? परिक्रमा लगा रही है। तो 21 जून का जब समय आएगा, 21 मार्च के बाद, तो जो आपकी कर्क रेखा है वो सूर्य के ठीक सामने होगी। कहने का मतलब ये है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है उस समय। क्लियर है? तो ये जो समय होता है, इसको कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति, या इसको कर्क संक्रांति भी कहते हैं, या इसको ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रहता है। जो मूल प्रश्न पूछा गया था कि 21 जून को दोपहर के समय आपकी छाया सबसे छोटी क्यों बनती है, तो देखिए, छाया छोटी बनना या छाया किस प्रकार की बनेगी, ये किस बात पर निर्भर करेगा? तो किसी भी वस्तु की छाया सूर्य की दूरी और उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। और जब आप जान गए कि 21 जून को 12 बजे के करीब कर्क रेखा पर सूर्य की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा दूरी और लंबवत हो चमकेगा, इसका मतलब है कि उस स्थान पर वस्तु से शून्य या उसके इर्द गिर्द अंश का कोण बनेगा। इसका मतलब है कि जब सबसे कम अंश का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब है कि छाया भी क्या होगी? सबसे छोटी बनेगी। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से 21 मार्च से 21 जून का ये सफर है, और उसको आप कह रहे हैं कि इसको कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। और देखिए, जो कर्क संक्रांति का ये समय होता है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं। क्लियर है? और अगर इसी समय हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लें, तो वहां पर दिन छोटा होगा और रातें लंबी होंगी। क्लियर है? फिर सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी अब सूर्य जो है दक्षिण गोलार्ध की तरफ। तो देखिए, एक समय फिर आता है जब विषुवत रेखा पर सूर्य फिर से लंबवत होगा। वो होता है 23 सितंबर को। कहने का मतलब है कि 21 मार्च से आपने उत्तरी गोलार्ध जाना शुरू किया, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, यहां पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी। फिर जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो फिर वो विषुवत रेखा पर आएगा, और यहां पर जब वो आएगा, जब लंबवत चमकेगा, तो वो समय होता है 23 सितंबर का। इसीलिए कहा जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और सर्वत्र दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा पर लंबवत होगा, यानी जब मकर रेखा पर लंबवत होगा, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होंगे? लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। लेकिन उसी समय अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी और दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा कि जो मैं बात कर रहा हूं कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा पर, यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, तो वो समय होता है 22 दिसंबर का। क्लियर है? वो क्या समय होता है? 22 दिसंबर का, और इसको कहते हैं शीत संक्रांति, यानी मकर संक्रांति कहा जाता है। क्लियर है? तो आपने देखा कि किस प्रकार से पहले 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ी, फिर उसके बाद सूर्य उत्तरायण हुआ, और 21 जून को
कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत हुई। फिर उसके बाद जब सूर्य दक्षिणायन हुआ तो फिर वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ी, उसको समय दिया गया 23 सितंबर। और 23 सितंबर के बाद जब सूर्य दक्षिणायन हुआ और मकर रेखा पर यानी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर वो लंबवत हुआ, तो वो समय क्या था? 22 दिसंबर। क्लियर है? तो ये आपने पूरी बातें देख ली। क्लियर है? तो अब यहां पर ये बातें स्पष्ट हो गई आपको कि किस प्रकार से सूर्य की जो किरणें हैं वो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, यानी जो वस्तु के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या होगा? सबसे न्यून होगा। तो इसलिए जो शैडो बनेगा, जो छाया बनेगी, वो भी सबसे न्यून यानी सबसे छोटी होगी। क्लियर है? तो ये पूरी बातें आप यहां पर समझ गए। क्लियर है? वही बात यहां पर कही जा रही है कि 21 जून को दोपहर के समय सबसे छोटी छाया बनती है जब सूर्य कर्क पर होता है। क्लियर है? तो उस समय भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि क्या होती है? बढ़ती है। और जो उत्तरी ध्रुव होता है उस पर 6 महीने दिन होता है। क्लियर है? और इसके विपरीत भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई क्या होती है? कम होती है। और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है। इसी प्रकार जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इस पे भी चर्चा हुई है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा 21 जून के समय, जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो दिन क्या होंगे? लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। और जब सूर्य दक्षिणायन जाता है यानी 21 या 22 दिसंबर का समय, तो इसके विपरीत हो जाता है। क्लियर है? और 21 मार्च और 30 सितंबर को सूर्य जब विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसमें कुछ सीक्वेंस मिसिंग टाइप का लगा, लेकिन जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी स्टोरी आपको दी, इसमें आपने पूरी बातें समझ ली कि किसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, किसको मकर संक्रांति कहते हैं, किसको शीत संक्रांति कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपने देख ली। अब आगे जब भी इस तरह की बातें आएंगी तो इससे कोरिलेट करेंगे और आप चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ लेंगे। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए उसी बात से संबंधित प्रश्न आ गया। सबसे पहले तो 21 मार्च को जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, क्योंकि उसके बाद सूर्य उत्तरायण होगा। और जब सूर्य दक्षिणायन होने को रहता है तब फिर वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उस समय क्या होता है? 23 सितंबर। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। क्लियर है? यानी 21 मार्च और 23 सितंबर ये ऐसी तिथि है जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाए। क्लियर है? अब आपको स्वयं ये महसूस हो रहा होगा, जिनको इन बातें को समझने में दिक्कत हो रही थी, कि अब ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें रटने जैसी कोई चीज ही नहीं है। क्लियर? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। अब देखिए यहां पर इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 43 डिग्री। कितना होगा? 43 डिग्री। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये प्रश्न उठता है कि ये 43 डिग्री आया कैसे, यानी मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब देखिए पिछले प्रश्न में मैंने जो डिटेल चर्चा की, उसकी भूमिका तैयार की। अब आपको बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो रही होंगी कि जब मैं बोल रहा हूं कि मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, तो आपको स्पष्ट याद आ रहा है कि बात हो रही है 21 या 22 दिसंबर की, जब 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। क्लियर? और इसी को कहते हैं शीत संक्रांति, या इसी को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर को सूर्य का उन्नतांश कितना होगा। अब देखिए जरा इस बात को, मकर रेखा का मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर है? और मकर संक्रांति का मतलब 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है, जिस समय वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा पर दोपहर को सूर्य का उन्नतांश। तो देखिए सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है और जिसको मकर रेखा कर रहे हैं, और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कर रहे हैं। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो 23.5 अंश और 23.5 अंश अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाता है आपका 47 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए 47 डिग्री जब आ गया तो अब आपको क्या करना है? 90 डिग्री में से 47 डिग्री क्या कर देना है? माइनस कर देना। क्लियर है? तो जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 43 डिग्री। क्लियर? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आपने तो देख लिया ना कि मकर संक्रांति के समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत है, यानी 90 डिग्री पर है। और आपने देख लिया कि मकर रेखा से जो कर्क रेखा की दूरी है वो 23.5 अंश प्लस 23.5 अंश यानी 47 अंश है। तो आपने 90 में से जब 47 डिग्री माइनस कर दिया तो क्या बचा? 43 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? आंसर, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि ये कैसे निकल के आया कि ये 43 डिग्री होगा। क्लियर है? मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि आप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पर हैं, यहाँ पर बहुत कम रटने वाली जैसी चीजें होंगी। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा।
अब देखिए किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि किस गोलार्ध की बात कर रहे हैं आप। भाई अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो 21 जून को दिन बड़ा होगा, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होंगी। क्लियर है। तो देखिए जब यहाँ पर मेंशन नहीं तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पर आप उत्तरी गोलार्ध का लेके चलिए। और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध का भी देखेंगे तो वहां पर 21 या 22 दिसंबर है, जो कि विकल्प में दिख नहीं रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर 21 या 22 जून विकल्प में है, तो यहाँ पर आप सी विकल्प को यहाँ पर आंसर करेंगे। क्लियर। तो ये बात याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्लियर है। किसकी बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होंगी, तो क्या होगा, सबसे बड़ा दिन। अब यहां पर देखिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन क्यों है, क्योंकि 22 दिसंबर को अभी आपने देखा था कि मकर संक्रांति कहते हैं, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत कहां पर होंगी, मकर रेखा पर होंगी। यानी 22 दिसंबर के समय पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो वो सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर। बिल्कुल आप स्पष्ट समझ रहे होंगे। और इसी के ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को वही लिख रहा है कि सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। किसके संदर्भ में, दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में। क्लियर। तो ये बात स्पष्ट हो गई। और अभी आपने देखा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो आपका विषुवत रेखा है यहां पर क्या होंगी, सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, तो पृथ्वी पर सर्वत्र क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। क्लियर। तो ये सारी बातें आपने देख ली। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होगी। अब देख रहे हैं, अब उसी पॉइंट को लीजिए, जो आपका कॉन्सेप्ट बन गया है उसी से आप सोचिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो रात की लंबाई सबसे अधिक कब होती है, जब सूर्य जो है दूसरे गोलार्ध में चला जाए। यानी सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में रहता होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। और 21 जून वो है जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। तो जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, इसका मतलब कि सबसे बड़ी रात कहां पर होगी, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। स्पष्ट आप समझ गए होंगे, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो गया। 21 जून को आपको पता है ना कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबी रात होगी। क्लियर। यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो गया। यानी जो घटना आपकी किसी समय में अगर किसी गोलार्ध में हो रही है तो उसका ठीक विपरीत उस समय में दूसरे गोलार्ध में हो रहा होगा। क्लियर। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में क्या है, 38 डिग्री। क्लियर है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यानी जो 38 अंश उत्तरी अक्षांश है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यहां से भी प्रश्न बनता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो याद रखिएगा जो 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगर हम बात कर लें 17वीं समांतर रेखा की, तो जो 17वीं समांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 17वीं समांतर रेखा, तो आप कहेंगे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। अगर पूछा जाए कि 24वीं समांतर रेखा, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समांतर रेखा, और भारत द्वारा मानी ये नहीं है। और जो 49वीं समांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में। क्लियर। तो चीजें स्पष्ट हो गई। तो मैं अगर जल्दी से एक बार आपको रिकॉल करा दूं तो 38वीं जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और 49वीं जो समांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे। हॉर्स अक्षांश से किससे संबद्ध करेंगे, तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा 30 डिग्री को। क्लियर है। 30 डिग्री। तो याद रखिएगा 30 डिग्री अक्षांश से जो 35 डिग्री अक्षांश, और वो दोनों गोलार्धों की बात हो रही है। क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहा जाता है हॉर्स अक्षांश। क्लियर। अब देखते हैं कि हॉर्स अक्षांश क्यों कहा जाता है। क्लियर। सबसे पहले तो आप ये देख लिए, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि 30 अंश अक्षांश से 35 अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में जहां उच्च वायुदाब पाया जाता है घोड़े का अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब ये क्यों हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है यानी घोड़े का अक्षांश कहा जाता है, तो याद रखिएगा हॉर्स लैटिट्यूड शब्द जो है वो स्पेन व्यापारियों के द्वारा उस समय प्रचलित किया गया जब वो वेस्ट इंडीज से घोड़े का व्यापार करते थे। क्लियर। यानी जब स्पेन व्यापारी घोड़े का व्यापार करते थे वेस्ट इंडीज से, तो जलयान मध्य सागर में पहुंच जाता था और वहीं उच्च वायुदाब के कारण धीरे धीरे चक्कर काटने लगता था
और ऐसी स्थिति में जलयान का भार कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था, जिससे इस स्थान को घोड़े का अक्षांश कहा जाता था। क्लियर है? तो अब स्पष्ट हो गया घोड़े का अक्षांश का मतलब कौन सा अक्षांश है? 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच, और ये भी दोनों गोलार्धों में। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कहां पर? अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। प्रश्न को गंभीरता से पढ़ेंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट बन गया है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। सबसे पहले कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति, अभी हम लोगों की बात हो गई है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। क्लियर है? तो इस समय पीरियड को क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति या कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत। क्लियर है? और उस समय यानी 21 जून के लगभग समय 12 घंटे का दिन होगा। तो 12 घंटे का दिन कहां पर होगा? तो देखिए, ऐसा अधिकतर मैंने देखा है कि व्यक्ति बिल्कुल घबराहट में या बहुत जल्दी आंसर करने के चक्कर में सीधे वो आंसर कर देता है कर्क रेखा पर, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि कर्क संक्रांति का मतलब ये है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, और वहां पर उन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो वो कर देते हैं कि यहाँ पर 12 घंटे का दिन होगा, जब ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस बात की चर्चा आपसे की थी कि जो कर्क संक्रांति का समय होता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। क्लियर है? तो दिन का समय 12 घंटे का कैसे होगा भाई? अगर आप दिन का समय 12 घंटे का कर रहे हैं, इट मीन्स रात 12, यानी वहां पर आप दोनों बातें इक्वल कर रहे हैं। और जबकि ये बात स्पष्ट है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी जब वो कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। इसका मतलब यह है कि कर्क रेखा पर 12 घंटे का दिन तो नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। क्लियर है? यानी हमारा आंसर कर्क रेखा नहीं होगा। रही बात मकर रेखा की, तो यह बात स्पष्ट है कि जब कर्क संक्रांति यानी 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो रहे हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगा? रातें बड़ी। उस समय क्या होगा? वहां पर रातें बड़ी होंगी। क्लियर है? यानी वहां पर भी इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। तो याद रखिएगा, ये स्थिति बनेगी विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत हमेशा रहती हैं, और ये हर समय यहां पर क्या होते हैं? दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। यानी यहां पर वर्ष भर 12-12 घंटे के दिन होते हैं। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे कि विषुवत रेखा पर संपूर्ण वर्ष, चाहे वो कर्क संक्रांति हो चाहे मकर संक्रांति, इसके सहित दिन और रात क्या होंगे? 12 घंटे के बराबर होते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। और ये संक्रांति जुलाई माह में पड़ता है, और इस दौरान विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी 12-12 घंटे के होते हैं। क्लियर? यानी विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे के होंगे, और ये लगभग वर्ष भर होते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा यहां पर ईरान से नहीं गुजरती है। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। अब जरा इस बात को समझिए कि जो कर्क रेखा है आपकी, वो किन किन जगहों से गुजरती है। तो कर्क रेखा मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार, पश्चिमी सहारा, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, चीन, ओमान, यूएई, हवाई द्वीप आदि देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा, यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर है? देखिए, यहां से प्रश्न बनते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि इन इन जगहों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर है? यहां पर अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर लें कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बिल्कुल स्पष्ट आप सभी को पता है, और इस बात पर चर्चा भारत के भूगोल वाले पार्ट में हो भी चुकी है कि भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर हम इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ एक क्रम देख लें, तो पश्चिम में ये गुजरात से प्रारंभ होगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए, जो विकल्प में नाम दिए गए हैं, इसमें जो ए विकल्प में बोलीविया दिया है, यहीं से मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर है? तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे। अब देखिए, ये प्रश्न उठता है कि मकर रेखा कहां से गुजरती है। तो याद रखिएगा, मकर रेखा ब्राजील, पराग्वे, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इन देशों से होकर गुजरते हैं। क्लियर?
एक बार आप इसको मैप में भी देख लेंगे तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है और मकर रेखा, और विषुवत और मकर दोनों रेखाएं ब्राजील से होकर गुजरती हैं। ये भी बात ध्यान में रखेंगे कि विषुवत और मकर रेखा दोनों ब्राजील से होकर गुजरती है, लेकिन बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कर्क और मकर दोनों रेखाएं कहां से होकर गुजरती हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कर्क और मकर रेखा के साथ साथ भूमध्य रेखा, यानी जिसको आप कह रहे हैं कि विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। देखिए यहां पर दिया भी है भूमध्य रेखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भूमध्य रेखा लिखा हो या विषुवत रेखा लिखा हो या 0 अंश अक्षांश रेखा लिखा हो, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगर हम बात कर लें एशिया की, तो एशिया से कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा गुजरती है। क्लियर है? यानी एशिया कॉन्टिनेंट से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। और अगर बात कर लें दक्षिण अमेरिका से, तो दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा के साथ साथ मकर रेखा गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आइसलैंड है ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ठीक है? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो आइसलैंड है ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। ROARO 2013 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा कि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये आर्कटिक वृत्त यहां से होकर गुजरता है। तो ये भी बातें आप ध्यान रखेंगे कि जो अन्य विकल्प दिए गए थे देश के, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन था, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, और जो आइसलैंड है ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। क्लियर? ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि देशांतर और रेखा और मानक समय, यानी यहां पर आपको कुछ कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर? आइए, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्न को आराम से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, आप बहुत आसानी से उसको समझेंगे। यहां पर पूछा जा रहा है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यमनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रश्न कि ग्रीनविच पर मध्याह्न है। देखिए आपको ये पता है कि जो 0 अंश देशांतर रेखा है इसी को प्रधान यमनोत्तर रेखा कहा जाता है। क्लियर है? यानी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर है? 0 अंश देशांतर रेखा पर। क्लियर है? यहीं से समय का कैलकुलेशन होता है। तो देखिए ये कह रहा है यहां पर मध्याह्न है, यानी कहने का मतलब है कि यहां पर 12 बज रहा है। तो आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि एक जगह पर 6 बज रहा है, तो वो किस देशांतर पर स्थित है। क्लियर? तो आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, अगर आप ये पढ़ भी चुके हैं, कि 1 अंश देशांतर बराबर जो अंतर आता है वो 4 मिनट का आता है। ठीक है? ये तो आप जानते हैं। और अगर इसी आधार पर देखें तो 4 मिनट को अगर हम 60 मिनट में कन्वर्ट करें तो 15 चौको 60, यानी यहां पर 15 अंश हो जाएगा, जो कि 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी 1 घंटे में 15 अंश। तो वही यहां पर दिया है कि 1 घंटे में ये 15 अंश देशांतर का अंतर होता है। अब आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि 0 अंश देशांतर पर 12 बज रहा है, ये प्रश्न में बताया। और दूसरी जगह लिख रहा है कि एक जगह पर जहां पर 5 बज रहे हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो किस देशांतर पर है। तो देखिए यहां पर अंतर कितना रहा है, 5 का, यानी जब आप 15 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 15 पचे 75, यानी यहां पर 75 अंश देशांतर हो जाएगा। क्लियर है? यानी जब आपको 1 से और 5 में ये 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना कर दीजिए, तो 15 पचे 75, यानी 75 अंश देशांतर पर 5 घंटा। क्लियर है? यानी वहां पर इस समय 5 बज रहे होंगे। क्लियर है? तो ये बात आपने इसको कैलकुलेट कर ली। तो इस प्रकार यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि 1 घंटे बराबर अगर 15 अंश देशांतर है, तो आप देख रहे हैं कि ग्रीनविच पे 12 बज रहा है और 5 बजे का समय पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि 5 घंटा की वो है, तो 5 घंटे में आपने 15 पचे 75 किया, तो 75 अंश पूर्वी। अच्छा, ये पूर्वी क्यों हुआ? क्योंकि आपने देख लिया कि ग्रीनविच पे 12 बजे की बात हो रही है। ठीक है? मध्याह्न यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और जो अगला समय मेंशन है वो 5 बजे सायं, यानी 12 बजे से आगे की बात हो रही है। जब समय आगे की बात हो रही है तो स्पष्ट हो गया कि ये पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। ठीक है? जब कभी भी समय आगे का दिया हो तो आप सीधे सीधे ये समझ लेंगे कि वो पूर्वी देशांतर में जाएगा। क्लियर है? जैसे उदाहरण के स्वरूप आप इस बात को जानते हैं कि जब ग्रीनविच पर, यानी जो 0 अंश देशांतर रेखा है, वहां से हम अपने भारत के देशांतरी जो समय का है, जिसको आप 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कहते हैं, तो देखिए जब आप कहते हैं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर,
तो आपको ये पता है कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे का अंतर है। क्लियर? यानी भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पूर्वी देशांतर तो वो आगे के समय की बात कर रहा है। क्लियर? आइए अभी एक एक प्रश्न जैसे आप सॉल्व करेंगे चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आईएसटी का मतलब क्या हो गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मध्याह्न रेखा पर दोपहर हो रहा हो तो एक दूसरे जगह पर 6 बजे सूरज उग रहा है, तो निम्नलिखित में से किस मध्याह्न पर दूसरी जगह स्थित है? अब देखिए जरा प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? 82.5 पूर्वी देशांतर, यानी ये बात कर रहा है कि 82.5 पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहे हैं। ठीक, यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, दूसरी जगह 6 बजे सूरज उग रहा है, यानी भारत से आगे की बात नहीं कर रहा है। भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे ये बोल रहा है उस जगह पर 6 बजे की सुबह हो रहा है, यानी ये भारत के और आगे की यानी पूर्वी की बात नहीं हो रही है। ये बात तो स्पष्ट हो गया, यानी इतनी बात स्पष्ट हो गई कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो पूर्वी नहीं पश्चिमी देशांतर का आएगा। क्लियर है? यानी यहां पर आपका सीधे सीधे ए और सी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि बी और डी जो कि पूर्वी नहीं क्या है? पश्चिमी। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 12 बज रहे हैं और ये सुबह का 6 है, यानी इसमें अंतर कितने का है? 6 घंटे का। तो अभी आपने ये देखा था कि अगर हम ये बात कहते हैं कि 1 घंटे बराबर 15 अंश देशांतर, क्लियर है? यही अंतर आता है। और आप ये कह रहे हैं कि दोपहर के 12 हैं और यहां पर 6 बज रहा है, यानी 6 घंटे का अंतर है। तो अगर हम 6 घंटे यहां पर देख रहे हैं, यानी ये 6 गुना है तो इसको भी 6 गुना कर दिया जाए, तो 15 छके 90 अंश, यानी ये अंतर जो आ रहा है वो 90 अंश का। अब आपको 90 अंश कहां जाना है? पश्चिम की तरफ। और अभी आपने कहा कि ये जो समय बताया जा रहा है ये आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो यहां से आपको कहां जाना है? 90 अंश पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये 82.5 अंश खत्म हुआ। 90 अंश और 82.5 अंश में कितने का अंतर हुआ? तो ये अंतर आ रहा है कितने का? 7.5 का। ठीक, 7.5 का आ रहा है और ये क्या हो जाएगा? 7.5 पश्चिमी। क्लियर? तो यानी यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। यानी आपको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर बता रहा है कि 12 बज रहा है और कहीं पर सुबह के 6 बज रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो जगह है वो पश्चिम में है और आगे पूरब में नहीं जाना है। और जब दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ 6 है, यानी 6 घंटे का अंतर है। और ये पता है कि 1 घंटे के अंदर में 15 अंश देशांतर होता है, तो 6 घंटे के अंदर में तो 15 छके 90, यानी 90 अंश देशांतर का अंतर है। 82.5 पर यह समय बताया जा रहा है। यहां से अगर हम 90 अंश पीछे जाएंगे तो सबसे पहले तो ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर खत्म होगा और उसके बाद फिर हम जो बाकी बचा रहेगा वो पश्चिमी देशांतर में चले जाएंगे। तो जो बच रहा है 90 और 82.5 के बीच में वो क्या है? 7.5 अंश, तो वो हो जाएगा पश्चिम। इस प्रकार यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से आप ये समझ गए होंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसका समय जीएमटी से भिन्न है? जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं इसमें किसका समय जो है वो जीएमटी से भिन्न है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भिन्न है। तो याद रखिएगा स्पेन का। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको कह रहा है कि प्रधान यमुनोत्तर रेखा, जीएमटी जिसको कहते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर है? यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है। ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जो 0 अंश देशांतर रेखा है इसी को मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसी को प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहते हैं और इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्लियर है? अब आपको ये बात तो स्पष्ट हो गई ना। अब जब भी कभी इस तरह के टर्म आएंगे तो इसको आप सीधे 0 अंश देशांतर रेखा से कोरिलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब जीएमटी की बात जब हम कर रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम, तो अभी हमने आपसे कहा ये क्या होता है? 0 अंश देशांतर रेखा। वही यहाँ लिख रहा है कि प्रधान यमुनोत्तर रेखा को 0 अंश देशांतर भी कहते हैं और ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर है? अब देखिए ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो जीएमटी से इतर होते हुए भी जीएमटी के मानकों के मानक समय का उपयोग करते हैं। क्लियर है? अब इसमें ये कौन देश है? इसमें आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह, मॉरिटानिया, माली, सेनेगल, गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोंगा, जाम्बिया और घाना। क्लियर? ये क्या है? ये जीएमटी के इतर होते हुए भी जीएमटी के मानक समय का उपयोग करते हैं। जीएमटी का मतलब क्या हो गया? ग्रीनविच मीन टाइम का। क्लियर? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्पेन का मानक समय जीएमटी से भिन्न है। क्लियर? ये बात स्पष्ट ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि ग्लोब पर दी गई किन रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो 180 अंश देशांतर रेखा होती है इसी को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 अंश देशांतर रेखा को। क्लियर है। और ये जो 0 अंश देशांतर रेखा इसको क्या कहते हैं, तो इसको मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहते हैं। क्लियर है। प्रधान या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्लियर है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे 0 अंश देशांतर के संदर्भ में। और अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लिखा हो तो सीधे सीधे टिक करेंगे 180 अंश देशांतर रेखा को, यानी यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये तो आपने देख लिया कि जो 180 अंश देशांतर रेखा है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और ये रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। जब इस रेखा से पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, जब इस रेखा से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और जब इस रेखा से पूर्व की तरफ यात्रा करते हैं तो एक दिन घटा दिया जाता है। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कनाडा में कुल कितने टाइम जोन है। तो देखिए कनाडा में कुल 6 टाइम जोन है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कनाडा में कुल 6 टाइम जोन है। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टाइम जोन की जो बात है ध्यान रखिएगा, टाइम जोन यानी जो मानक समय को क्षेत्रीय समय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और 1884 में ग्रीनविच मीन टाइम तय किया गया था, और विश्व की भर की घड़ियां का जो समय है वो इसी टाइम जोन से तय किया जाता है, और कनाडा में कुल 6 टाइम जोन है। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रीनविच यमुनोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं कहां पर। देखिए सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि ग्रीनविच यमुनोत्तर, देखिए इस पर चर्चा हो चुकी है, मैंने स्पष्ट पहले ही बता दिया आपको कि जो आपकी 0 अंश देशांतर रेखा है इसको मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, या प्रधान यमुनोत्तर रेखा, या ग्रीनविच रेखा यानी जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर। ये क्या है, ये 0 अंश देशांतर रेखा है। क्लियर। ये तो स्पष्ट हो गया। और जो भूमध्य रेखा है इसके बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि जो भूमध्य रेखा है, जो मैंने कहा था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और मैंने वहां पर आपसे कहा था कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसको 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर। यानी यहां पर आपको 0 अंश देशांतर रेखा और 0 अंश अक्षांश रेखा पूछा जा रहा है कि एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो याद रखेंगे बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। क्लियर। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि ग्रीनविच यमुनोत्तर और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटते हैं। क्लियर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं, तो ये यहां पर एक दूसरे को काटते हैं। और यहां पर लिख भी रहा है कि ग्रीनविच यमुनोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, यानी प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। क्लियर। यानी 0 अंश अक्षांश 0 अंश देशांतर रेखा की बात हो रही है। क्लियर। और ये पृथ्वी को 2 पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। देखिए जो आपकी 0 अंश अक्षांश रेखा है, क्लियर, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। वहीं आपकी जो 0 अंश देशांतर रेखा है, यानी जो आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है, यानी जो आपकी ग्रीनविच मीन टाइम है, ये क्या करता है, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। क्लियर। और ये जो दोनों रेखाएं हैं, यानी जो 0 अंश देशांतर रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा है, ये एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटते हैं। क्लियर हो गया। अगला देखिए, कई बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है और बिल्कुल आप इसको आराम से समझ गए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस मार्ग को बनाना चाहिए। तो देखिए देशांतर, यानी कहने का मतलब है किसी भी जहाज को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में ले जाना है तो यात्रा को देशांतर के अनुसार आप करें तो वो कम समय में आप यात्रा कर लेंगे, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर देशांतर के अनुरूप अगर हम किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो कम समय में चली जाएगी। अच्छा, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अभी आपसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा हुई थी और हमने आपसे ये कहा था कि जो 180 अंश देशांतर रेखा है इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि जब कभी भी मान लीजिए यहां पर जलयान की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि अगर कोई भी जलयान है और वो पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ा जाता है। क्लियर। बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, अगर पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहा है तो एक दिन जोड़ा जाएगा, और जब वो पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। क्लियर। ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि पूर्व दिशा में यात्रा करेगा, क्लियर, पूर्व दिशा में, तो क्या करेंगे, एक दिन घटा देंगे, और अगर पश्चिम दिशा में यात्रा करेगा तो क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे। क्लियर। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और जब पूरब दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन देशांतर प्रधान
यमुनोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त निर्माण करता है। क्लियर? यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ, जैसे ही कहा प्रधान यमुनोत्तर के साथ, क्लियर है, यानी क्या हो गया, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में बात हो रही है, यानी जीएमटी के बारे में बात हो रही है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि 0 अंश देशांतर रेखा के बारे में बात हो रही है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि 0 अंश देशांतर रेखा को किसके साथ मिलाने पर एक बृहद वृत्त का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा 180 अंश देशांतर को। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और आप सभी जानते हैं कि जब आपने कहा था कि जो 0 अंश देशांतर रेखा है ये क्या करती है, पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। क्लियर है? और याद रखिएगा सभी देशांतर एक बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि जो भी देशांतर है ये क्या करते हैं, एक बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये बातें समझ में आ गई कि 0 अंश देशांतर 180 अंश देशांतर को एक साथ मिलाने पर क्या होता है, बृहद वृत्त का निर्माण होता है। 0 अंश देशांतर को प्रधान यमुनोत्तर भी कहते हैं और 0 अंश अक्षांश को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है? और ये भी ध्यान रखिएगा 0 अंश अक्षांश या विषुवत रेखा भी एक बृहद वृत्त है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। और सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। और यहां पर 0 अंश देशांतर के साथ 180 अंश देशांतर को मिलाने पर एक बृहद वृत्त का निर्माण होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधान यमुनोत्तर गुजरती है। अब प्रधान यमुनोत्तर पूछ रहा है कहां से होकर गुजरती है। प्रधान यमुनोत्तर का मतलब क्या हो गया, प्रधान यमुनोत्तर का मतलब हो गया कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन यानी 0 अंश देशांतर रेखा के बारे में बात हो रही है। तो देखिए 0 अंश देशांतर रेखा के बारे में बात करें या प्रधान यमुनोत्तर रेखा, तो ये 9 देशों से होकर गुजरती है। क्लियर है? अब यहां पर विकल्प में देखिए कहां कहां से होकर गुजरती है, तो अल्जीरिया से होकर गुजरती है, ये बात सही है। दूसरा लिखा फ्रांस, फ्रांस से भी होकर गुजरती है। नाइजीरिया, नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरती है। और न ही पुर्तगाल, यानी यहाँ पर पहला और दूसरा सही है कि अल्जीरिया और फ्रांस से होकर प्रधान यमुनोत्तर रेखा गुजरती है, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रधान यमुनोत्तर रेखा है ये कुल 9 देशों से होकर गुजरती है, जो कौन कौन से हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अंटार्कटिका। ठीक है? यहां से होकर प्रधान यमुनोत्तर रेखा गुजरती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है ये कथन और कारण से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं। देखिए अभी ये इसी बात पर अभी चर्चा हो रही थी कि सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं, तो ये यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। अब कारण में लिख रहा है कि बृहद वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करती है, तो ये भी बात सही है। अभी हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है? ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं, क्योंकि बृहद वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट सही है, यानी यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी होती है कहां पर, तो ध्यान रखेंगे 2 स्थानों के बीच में जो न्यूनतम दूरी है ये प्रधान देशांतर पर, और प्रधान देशांतर का मतलब पूर्व में कई बार इस बात पर चर्चा हो गई कि 0 अंश देशांतर रेखा यानी प्रधान रेखा कहलाती है, यानी जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, या इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, या प्रधान यमुनोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की जो दूरी है न्यूनतम यहाँ पर होती है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसी बात को यहाँ पर बता रहा है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी जो है वो प्रधान देशांतर पर होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन ब्रिटेन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन। क्लियर है? जिसे 0 अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। और आपने ये देखा है कि जिस प्रकार से 0 अंश अक्षांश रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उसी तरह से जो 0 अंश देशांतर रेखा है ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित होता है, और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होने के कारण ग्लोब के 2 स्थानों के बीच जो दूरी है वो न्यूनतम होती है। क्लियर हो गया अब ये कॉन्सेप्ट? अब देखिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा को कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और तिथि रेखा के बारे में आपने एक बात और देखी थी कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ये क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कि ये तिथि विभाजन रेखा भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? अब तिथि विभाजन रेखा आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने ये देखा था कि अगर कोई भी जलयान अगर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ा जाता है, और जब पूर्वी दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है, इसीलिए इसको तिथियों की विभाजन रेखा भी कहा जाता है। और प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 3 बार विचलन इसमें हुआ है। क्लियर? ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में 3 बार विचलन हुआ है। और 45 अंश उत्तरी और 45 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी मध्याह्न रेखाएं हैं। क्लियर?
तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को देखा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर 3 बजे प्रातः हो रहा है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या है? यानी देशांतरी स्थिति पूछी जा रही है जहां पर 6 बज रहा है। तो देखिए जरा, सबसे पहले समझिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितना आसान है। अब देखिए ग्रीनविच मीन टाइम, आप कह रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब क्या हो गया? 0 अंश देशांतर रेखा के बारे में बात हो रही है कि 0 अंश देशांतर रेखा पर सुबह के 3 बज रहे हैं, और पूछ रहा है कि एक ऐसी देशांतरी स्थिति है जहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि वो देशांतरी स्थिति क्या होगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कितने का अंतर है? 3 घंटे का ना, ठीक। और एक बात और देखिए कि 3 बजे प्रातः के हो रहे हैं ग्रीनविच पर, और वो जो देशांतरी स्थिति वहां पर 6 बजे प्रातः के बज रहे हैं, यानी उससे 3 घंटा आगे की बात हो रही है। जब कभी भी आगे की बात हो रही है ग्रीनविच से, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। यानी जिस ऑप्शन में पश्चिमी देशांतर लिखा हो वो काट दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आगे के समय की बात हो रही है। तो ए विकल्प कट गया, डी विकल्प कट गया, क्लियर। अब बचा बी और सी। देखिए 3 घंटे का अंतर है ना, 3 से 6 में 3 घंटे का अंतर। और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि 1 घंटे में 15 अंश देशांतर की बात होती है। तो 3 घंटे में 15 तिया 45, यानी 45 अंश क्या हो गया? 45 अंश पूर्वी, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो गया। यानी इस तरह के प्रश्न बिना पेन उठाए आप सॉल्व करने की स्थिति में, क्लियर है। यानी यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये स्पष्ट हो गया कि कैसे है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कथन और कारण से संबंधित है। लिख रहा है कि तिथि निर्धारण रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, और कारण में कह रहा है कि तिथि निर्धारण रेखा 180 अंश देशांतर पर स्थित है। अब देखिए, अब मैं तो ये कह रहा हूं कि इस कथन और कारण के प्रश्न को मैंने जो आपका कॉन्सेप्ट तैयार किया है उससे अप्लाई करिए। देखिए इसका रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं। देखिए अगर ये कह रहा है कि तिथि निर्धारण रेखा, अब ये देखिए तिथि निर्धारण किसको कहते हैं? आपने कहा था ना कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 अंश देशांतर रेखा है, ये तिथियों की विभाजक रेखा है, यानी यही तिथि निर्धारण रेखा है, क्लियर है। कौन? 180 अंश देशांतर रेखा, यानी ये बात हो रही है 180 अंश देशांतर रेखा की। कह रहा है कि 180 अंश देशांतर रेखा पर ग्रीनविच से का मतलब, ग्रीनविच का मतलब 0 अंश देशांतर रेखा से 12 घंटे का अंतर होता है। क्लियर हो गया? अब तो बात समझ में आ गई ना कि ये कह रहा है कि 0 अंश देशांतर से 180 अंश देशांतर के बीच में 12 घंटे का अंतर होता है। तो पहली बात तो ये देशांतरी अंतर निकाल लीजिए, क्लियर है। आपने ये बात देखी है कि 1 घंटे में 15 अंश देशांतर का अंतर है। अगर हम यहां पर सीधे सीधे 12 घंटे जो ये कह रहा है, तो अगर हम 15 में 12 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 नहीं आ जाएगा। और यहां पर 0 और 180 के बीच में कितने का अंतर है? 180 अंश का। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। जिसको लोग रटते हैं वो आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि तिथि निर्धारण रेखा और ग्रीनविच के बीच में 12 घंटे का अंतर है। और कैसे अंतर है ये भी आप समझ गए, क्योंकि ग्रीनविच 0 है और ये 180 है, क्लियर है। दोनों के बीच में 180 अंश देशांतर का अंतर है, और 1 घंटे बराबर 15 का, तो जब 15 में 12 का इंटू करेंगे तो 180 आएगा ना, यानी 180 अंश देशांतर का अंतर हो गया, क्लियर। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये 12 घंटे का अंतर होता है। और वही कह रहा है कारण में कि तिथि निर्धारण 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, क्योंकि तिथि निर्धारण 180 पर है, ग्रीनविच 0 पर है, तो इसके बीच में 180 डिग्री देशांतर का अंतर है, क्लियर है। और 1 घंटे बराबर 15 डिग्री देशांतर, तो 12 घंटे बराबर 180, तो वो सीधी सीधी बात हो गई। यानी यहां पर आपका एस और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, क्लियर है। ए विकल्प सही हो जाएगा। मैं इसीलिए चीजों को बार बार आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि कहीं से भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जब भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, तो उस समय की अवस्थिति जिस पर यमुनोत्तर है। अब देख लीजिए जरा, कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है। अगर आपने कहीं पर भी प्रश्न को पढ़ने में लापरवाही की तो वहीं प्रश्न गलत हो गया। अब जैसे देखिए इसी प्रश्न की बात कर लें, अगर आपके मन में ये आ गया कि हाँ ग्रीनविच पे कह रहा है कि अर्धरात्रि के 12, तुरंत प्रश्न गलत। ग्रीनविच नहीं कह रहा है, यानी 0 अंश देशांतर पे अर्धरात्रि का 12 नहीं कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? भारतीय मानक समय, यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर बोल रहा है। ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर बोल रहा है कि अर्धरात्रि के 12 बज रहे हैं, और कह रहा है कि एक स्थान जहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो वो किस देशांतरी स्थिति पर अवस्थित है। अब देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है और कहीं पर सुबह के 6 बज रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वो जो भी देशांतरी स्थिति है वो भारत के पूर्व में ही है, यानी पूर्व में ही चलेंगे वो, ठीक। क्यों? क्योंकि वहां पर समय आगे बता रहा है, यानी अर्धरात्रि से सुबह के 6, यानी भारत की जो मानक समय रेखा है यहां से 6 घंटे आगे की बात हो रही है, क्लियर है, यानी पूर्व की बात होगी। तो जितने ऑप्शन पश्चिम के हैं वो तो आपके ऐसे ही कट गए, क्लियर है। यानी सी विकल्प गया और
यहाँ पर सी विकल्प तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब आप देख रहे हैं 12 से 6 घंटे का अंतर है, बिना पेन उठाए होगा, यानी 6 घंटे का अंतर है ना, यानी यहाँ 12 रात्रि हो रहा है जहाँ पर भारत का मानक समय है, यानी 82.5 पूर्वी देशांतर पर रात के 12 हो रहा है और वहाँ सुबह का 6 हो रहा है, यानी 6 घंटे का अंतर है। और ये बात आप जानते हैं कि 1 घंटे का अंतर बराबर 15 अंश देशांतर होता है, तो 6 घंटे का अंतर बराबर यानी 15 छक्का 90, यानी 90 अंश देशांतर का अंतर है। कहाँ से? 82.5 से, यानी 82.5 में अगर हम 90 ऐड कर दें तो वो देशांतरी स्थिति हमको मिल जाएगी। क्लियर? तो जब आप 82.5 में 90 ऐड करें तो क्या आएगा रिजल्ट? 172 सही 1/2, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा, यानी जैसे ही आपने 82.5 अंश में 90 ऐड किया तो तुरंत आपका क्या जाएगा? 172 सही 1/2 डिग्री। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी ऐड किया गया है 82.5 में 90। अब कैसे 90 आया, ये सारी बातें हमने आपसे पहले ही कर ली। क्लियर है कि 6 घंटे का अंतर था, तो 1 घंटे में अगर 15 तो 15 छक्का 90, तो 90 आ गया, तो 90 आपने 82.5 में ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जाएगी। अब सबसे पहली बात है कि इंग्लैंड में कमेंट्री शुरू हुई 10 बजे, ठीक है, और कह रहा है जीएमटी, जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि ग्रीनविच यानी 0 अंश देशांतर पर वहां पर 10 बजे कमेंट्री हुई, तो पूछ रहा है कि भारत समय अनुसार कितने बजे। तो आप ये जानते हैं कि क्या है, 5.5 घंटे आगे। क्लियर है? तो बस सीधे सीधे ऐड कर लीजिए कि 10 बजे से 5.5 घंटे आगे कर लीजिए, तो 5.5 घंटे आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, 3:30 बजे दोपहर में। क्लियर है? आप ऐड कर लीजिए, 10 बजे से 5:30 बजे आप ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3:30 बजे दोपहर में, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बात तो आपको एकदम स्पष्ट है कि 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच और भारत के समय में, और इसको मैंने आपको बताया भी है कि ये कैसे अंतर निकलेगा। भाई ग्रीनविच पर 0 अंश है और भारत मानक समय रेखा जो है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। क्लियर? और आप ये कहते हैं कि 1 घंटे बराबर 15 अंश देशांतर। क्लियर? तो सबसे पहले 82 का निकाल लीजिए, फिर आधे का, तो ये क्या आ जाएगा? 5.5 घंटे। अगला देखिए, यानी 3:30 बजे यहां पर सुनेगी। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रधान यमुनोत्तर है। तो प्रधान यमुनोत्तर पूछ रहा है, कई बार हो गया, अब तो आप इसको सीधे बोलेंगे कि प्रधान यमुनोत्तर का मतलब 0 अंश देशांतर। इस तरह के प्रश्न तो पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, कई बार चर्चा हो चुकी है। अब किसी भी तरह का कैलकुलेशन आपके सामने आएगा, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जो 0 अंश देशांतर है वो मध्याह्न रेखा कहलाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यमुनोत्तर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, ग्रीनविच रेखा यानी जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन लाइन, ठीक है, ये कही जाती है 0 अंश देशांतर रेखा। और विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और ये 0 अंश देशांतर रेखा ये क्या करती है, ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। और इसके संदर्भ में जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में पढ़ी है कि जो आपसे पूछा गया था कि कहाँ पर ग्लोब की 2 स्थानों के बीच की जो दूरी न्यूनतम दूरी होती है, तो आपने कहा था प्रधान देशांतर पर। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कोई ऐसी वस्तु जिसका भार न्यूनतम हो किस स्थान पर, कहां पर, तो यहां पर आपका सीधा जवाब क्या होगा? विषुवत रेखा पर। क्लियर है? यानी विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। अब कैसे विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, तो सबसे पहले तो ये बात हो जाए कि अगर किसी वस्तु का जो भार है वो किस बात पर निर्भर होता है, तो आपको पता है कि W बराबर m/g होता है। m का मतलब द्रव्यमान से होता है और g का मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उससे होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का जो भार है वो वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और ये भी बात आपको पता है कि हम पृथ्वी पर कहीं चले जाएं वस्तु का द्रव्यमान एज इट इज रहेगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। क्लियर है? और ये भी आपको पता है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम रहता है। इसका मतलब है कि वहां पर भार भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जब गुरुत्वीय त्वरण ही चेंज होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, इट मींस वो भार को भी क्या कर देगा? कम, क्योंकि द्रव्यमान एज इट इज है। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का जो भार है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा का मतलब क्या हो गया? भूमध्य रेखा का मतलब विषुवत रेखा यानी 0 अंश अक्षांश रेखा। पूछ रहा है कहां से होकर नहीं गुजरती है, तो देखिए जो भूमध्य रेखा होती है ये लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। और देखिए यहां पर गैबोन से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, सोमालिया से होकर भी भूमध्य रेखा गुजरती है,
भूमध्य रेखा गिनी से होकर नहीं और रवांडा से होकर भी नहीं गुजरती है। और आपसे पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, यानी यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा यानी डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इस बात पर तो चर्चा हो चुकी थी कि जो भूमध्य रेखा है यानी जो विषुवत रेखा है या जो 0 अंश अक्षांश रेखा है, ये आपकी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि ये भूमध्य रेखा कहाँ से, तो 13 देशों से होकर गुजर रही है। इसमें इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, यानी इतने देशों से होकर आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन याद रखेंगे भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिन और रात कमोबेश समान होते हैं। तो दिन और रात की बात करें कि समान कहाँ होते हैं, तो आपको ये पता है कि दिन और रात लगभग वर्ष भर भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। क्लियर? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा कि दिन और रात कमोबेश समान होते हैं वर्ष भर। लेकिन दो तिथि ऐसी हैं कि जब इस समय पर जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो हर जगह दिन और रात बराबर होती है, यानी विश्व में दिन और रात बराबर होती है। वो तिथि कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को क्या कहते हैं? वसंत विषु। जब पहले ही प्रश्न पर भूमिका बनाई जा रही थी तो उसी समय बताया गया था कि 21 मार्च का मतलब वसंत विषु। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, पूछ लेगा वसंत विषु कब, तो 21 मार्च को, और 23 सितंबर को शरद विषु। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और विश्व में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन जो आपका भूमध्य रेखा है यहाँ पर वर्ष भर जो है दिन और रात क्या होते हैं? कमोबेश बराबर होते हैं। क्लियर? तो इसलिए आपने यहाँ पर बी विकल्प चयन किया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में जो सही है उसका चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तरी जो भाग है उसको उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव, ये तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि 45 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो 60 अंश अक्षांश रेखा है ये विषुवत रेखा की आधी होती है। यहाँ 45 नहीं होगा, यहाँ पर 60 अंश होगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता, तो ये बात तो सही है कि वो क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, यानी जो अच्छी रेखा होती है वो क्या होती है? उसमें जो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो समान होती है, यानी वो समानांतर होते हैं, समान अंतर पर होते हैं। तो ये तो सही है। अगला कह रहा है कि अपसौर अवस्था पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, तो ये गलत है। क्लियर है? अपसौर अवस्था में नहीं होती है। क्लियर है? तो देखिए अपसौर अवस्था में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो अधिकतम हो जाती है। तो जब अधिकतम हो जाएगी तो गति तीव्र कैसे होगी? क्लियर है? तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। देखिए पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी सिरे को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ये तो बात हो गई। अब जो दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा था 45 अंश को लेकर, तो याद रखिएगा 45 अंश अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी है। ठीक है? अब ध्यान रखिएगा विषुवत रेखा की आधी नहीं होती है। जो 45 अंश अक्षांश रेखा है ये उत्तरी ध्रुव और जो आपकी विषुवत रेखा है इसके बीच की दूरी की आधी है। क्लियर है? ये भी एक नया फैक्ट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे कि जो 45 अक्षांश रेखा है ये उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी है। और वहीं अगर बात करें विषुवत रेखा की आधी, तो ये 60 अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी है। क्लियर है? और देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। ठीक है? तो आपने देख लिया कि जब अपसौर की अवस्था में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम है तो जो पृथ्वी का परिभ्रमण है वो कैसे तीव्र हो जाएगा? तीव्र तो उपसौर की अवस्था में होगी ना, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होगी। क्लियर? तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और इस समय पृथ्वी का परिक्रमण क्या हो जाता है? धीमे पड़ जाती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जायरे, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो जायरे है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा का मतलब 0 अंश अक्षांश रेखा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और अफ्रीका की कांगो जायरे मध्य अफ्रीका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 4374 किलोमीटर लंबी ये नदी जाम्बिया के उत्तर पूर्व से प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कैमरून, कांगो, अंगोला जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में मिलती है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो अफ्रीका की कांगो जायरे ये क्या है? ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन में लिख रहा है कि विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। अब देखिए इस पे चर्चा हो चुकी है
कि दिन, अब अभी एक प्रश्न पूछा गया था, उसके पूछने का तरीका दूसरा था, लेकिन ये प्रश्न दोनों हैं, ये दोनों रिपीटेड बात हो रही है कि पूछ रहा है कि दिन और रात कमोबेश कहाँ समान होते हैं, तो आपने कहा भूमध्य रेखा पर, और ये चर्चा हो गई थी कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन होता है। कारण में लिख रहा है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें का आपतन कोण समान है। क्लियर? तो ये बात सही है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष भर लंबवत चमकती हैं। क्लियर? इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, इसलिए ए विकल्प सही है। और वर्ष में कौन सी ऐसी 2 तिथि है जहां पर विश्व में भर में दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर पे जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, तब विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर है? ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला कह रहा है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, तो ये बात सही है। अगला कह रहा है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये गलत है। देखिए विषुवत रेखा जो है, यहाँ पर ये बात सही है कि वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, यानी यहाँ पर लंबवत किरणें होने के कारण जो यहाँ पर वायु है वो गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। क्लियर है? फिर यहाँ पे संघनन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर वर्षा भी बहुत होती है। क्लियर है? यानी जो ये आपका विषुवत रेखीय इलाका है, यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जैव विविधता रिच क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में आप रखेंगे, तो ये भी गलत। और जो अधिकतम तापमान की मेखला, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के पास और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ये कथन सही नहीं। अगला कह रहा है कि शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीवृत्त और ध्रुवों के बीच उपस्थित होती है, ये सही है। अगला कह रहा है कि जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसम दशाओं को प्रभावित करती हैं, तो ये भी सही है। अगला देखिए, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी पर अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं, वही बता रहा है, ये कर्क और मकर रेखा पर पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा में मेघों के बादल उपस्थित होते हैं और सघन होते हैं और ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक हैं, जबकि आयनवर्ती क्षेत्र में मौसम साफ रहता है, जिससे प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है। क्लियर? तो ये बात मैंने आपको बहुत साधारण शब्दों में इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि जो अधिकतम तापमान की मेखला वो विषुवत रेखा के सहारे नहीं, बल्कि कहां पर, कर्क और मकर रेखा पर पाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर बी विकल्प आपका जो है सही नहीं था और बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और आज इसी चैप्टर तक इसको रखते हैं। अगली क्लास में अगले चैप्टर से शुरू करेंगे और वहां पर प्रश्न भी ज्यादा कवर होंगे। आज यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज कई सारे फैक्ट्स बेस्ड भी प्रश्न थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल और कई प्रकार के प्रश्न आज थे, तो इसको जरा आप गंभीरता से इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। ये पूरा प्रयास किया गया है कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास था। निश्चित रूप से इसमें आपको आसानी हुई होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मुलाकात होगी।